हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित है। आर्टिकल का टाइटल क्या है? हाउ टू हेल्प दोज हु हेल्प अस। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, हमें यह समझना चाहिए, जब हम डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं तो हमारा मतलब नौकर या सर्वेंट से नहीं है। ये एक प्रोफेशन है। ये लोग हमें ना एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, चाइल्ड केयर है, या फिर एल्डर्स की केयर है। पर देखो, इस प्रोफेशन को ना वो इज्जत और सुरक्षा नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। आप ना प्रॉब्लम की गहराई में जाइए। प्रॉब्लम की गहराई में जब हम जाते हैं ना, थोड़ा डेटा हम निकालते हैं तो हमें पता लगता है, एक अनुमान के मुताबिक इंडिया में लगभग 4 से 10 करोड़ के बीच में डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। सोच के देखो, 4 से 10 करोड़ के बीच में, इतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, उससे भी ज्यादा। इनमें से जो डोमेस्टिक वर्कर्स है ना, 80% से ज्यादा महिलाएं हैं। अक्सर देखो, ये माइग्रेंट होती हैं, अपने गांव, अपना घर छोड़कर शहरों में आती हैं। और इनका वर्क प्लेस जानते हो क्या है? हमारा और आपका घर। और यहीं से बड़ी चुनौती शुरू होती है। देखो, एक घर को आप फैक्ट्री या ऑफिस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लेबर इंस्पेक्टर अचानक आपके घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, यह देखने के लिए कि डोमेस्टिक वर्कर के साथ में कुछ गलत हो रहा है क्या। इसलिए बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो फेस किए जाते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के द्वारा। चैलेंजेस जैसे कि देखो, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोचो, इनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, बीमार पड़ गए तो देखो काम भी गया और इलाज करवाने का पैसा अलग। और पेंशन, बुढ़ापे में इनका क्या होगा? पूरी जिंदगी डोमेस्टिक वर्कर्स ने काम किया, लेकिन बुढ़ापे में कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट भूल जाओ। अगर एक महिला वर्कर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलते, अक्सर उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। फिर इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, सब कुछ मुंह जुबानी चलता है। इसलिए एक्सप्लॉयटेशन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते, सुबह से रात तक काम करना, लेकिन अगर ओवर टाइम किया है तो कोई पैसा नहीं मिलता। नो एक्स्ट्रा मनी फॉर ओवर टाइम। देखो, अब चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। दुनिया इस इशू को कैसे देखती है? यहां पे ना एंट्री होती है आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। ये देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है जो दुनिया भर में लेबर स्टैंडर्ड्स सेट करती है। साल 2011 में आईएलओ एक लैंडमार्क कन्वेंशन लेके आया। नाम था कन्वेंशन C189, जिसे डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन भी कहते हैं। यह कन्वेंशन देखो साफ साफ कहता है, डोमेस्टिक वर्क इज वर्क, डोमेस्टिक वर्कर्स आर वर्कर्स लाइक एनी अदर वर्कर्स। तो आईएलओ की इस कन्वेंशन के क्या क्या पिलर हैं? डोमेस्टिक वर्कर्स को ना मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, उनके काम के घंटे तय होने चाहिए, उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जैसे पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस। डोमेस्टिक वर्कर्स को हर तरह के अब्यूज और हरासमेंट से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उनके पास में एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये सारी बातें बोली गई आईएलओ ने अपनी कन्वेंशन में। सुनने में देखो कितना बेसिक लगता है, बट दुख की बात है, इंडिया ने अभी तक इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। हम इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं हैं, क्योंकि देखो, हमारे लिए ना सबसे बड़ा सवाल वही है कि प्राइवेट घरों में इन लॉज को लागू कैसे करें, कैसे जाके चेक करें कि कौन इन सब चीजों को फॉलो कर रहा है, कौन सा घर इन सब चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है। किसी के घर में तो नहीं घुस सकते ना लेबर इंस्पेक्टर। तो राइटर आर्टिकल देखो एक सबसे पावरफुल आर्गुमेंट देता है, हमें अपनी सोच जो है वो बदलनी होगी। डोमेस्टिक वर्कर्स के अधिकार सिर्फ लेबर राइट्स नहीं है, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार हैं। सोचिए इस बात को, संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। ये सबके लिए है, इसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी शामिल है। तो फिर देखो, एक डोमेस्टिक वर्कर की डिग्निटी कम क्यों है? उनको क्या डिग्निटी के साथ में जीने का अधिकार नहीं है? तो ये जो हमारी सोच है ना, उसमें बदलाव आना जरूरी है। जब इस इशू को हम ह्यूमन राइट्स के चश्मे से देखेंगे तो कैसे लागू करें, वो सवाल जो है वो पीछे छूट जाता है। क्यों लागू करें, इसका जो मोरल प्रेशर है वो ज्यादा होता है।
फिर ना राइटर कुछ देशों का जिक्र करता है, जैसे कुछ देश फॉर एग्जांपल चिली है, एक दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र है जिसकी बात हम करेंगे, लेकिन कुछ देशों का जिक्र है जैसे चिली है। चिली ने ना चिली ने यह समझा कि हर घर में इंस्पेक्टर भेजना आसान नहीं है, तो उन्होंने ना एक साइकोलॉजिकल तरीका अपनाया। चिली में सरकार देखो उन हाउस होल्ड्स को टारगेट करती है जो हैबिचुअल वायलेटर हैं, जहां पे डोमेस्टिक वर्कर्स का बार बार शोषण होता है। इन हाउस होल्ड्स को वो डायरेक्ट इंस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि एक थ्रेट ऑफ इंस्पेक्शन इशू करते हैं, एक वार्निंग जारी करते हैं कि हम कभी भी आपके घर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इससे ना एक डर का माहौल बनता है कि हां सरकार हम पे नजर रख रही है, तो फिर डोमेस्टिक वर्कर्स का जो शोषण है वो खत्म होता है। तो ये थ्रेट ऑफ कंप्लायंस है ना, इसी से इन्फोर्समेंट हो जाता है। फिर आयरलैंड का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। आयरलैंड भी देखो ऐसी ही कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। स्टेट ऊपर से डंडा नहीं चलाता, वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है, सोसाइटी को आगे करता है कि आप इसमें भागीदारी करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके आस पड़ोस में किसी घर में डोमेस्टिक वर्कर्स का शोषण तो नहीं हो रहा है। तो ये जो दो मॉडल्स देखे ना, एक चिली का मॉडल, एक आयरलैंड का मॉडल, दोनों मॉडल्स जो है ना कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन ज्यादा लेके आते हैं। तो इंडियन सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इंडियन सॉल्यूशन हो सकता है, हमारे देश में देखो आरडब्ल्यू है काफी ज्यादा। आरडब्ल्यू मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, इनका सारा लिया जा सकता है। जैसे आजकल ना हर बड़ी सोसाइटी, हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आरडब्ल्यू होती है। ये जो आरडब्ल्यू होते हैं ना, इनके पास में सारा डेटा होता है, कौन सा वर्कर किस घर में जा रहा है और कौन से वर्कर की पुलिस वेरिफिकेशन हुई है, किसकी नहीं हुई है, सारा डेटा होता है आरडब्ल्यू के पास में। तो आर्टिकल कहता है कि आरडब्ल्यूए को हम फर्स्ट यूनिट ऑफ इन्फोर्समेंट बना सकते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे डी फैक्टो रजिस्ट्रेशन जरूरी कर सकते हैं। आरडब्ल्यूए जो वर्कर्स को आईडी कार्ड देता है ना, वो एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तरह हम यूज कर सकते हैं। आरडब्ल्यूए उस डेटा को दे सीधा सीधा लेबर डिपार्टमेंट को। समझ रहे हो? सोसाइटी में एंटर करने के लिए कोई वर्कर है, वो अपनी आईडी बनवाता है, सारा डेटा जो आरडब्ल्यूए है वो लेबर डिपार्टमेंट के साथ में शेयर करें। अगर आरडब्ल्यूए को पता चलता है कि सोसाइटी का कोई एम्प्लॉयर गलत प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, जैसे सैलरी टाइम पे ना देना, तो आरडब्ल्यूए उसको ना नज करे, उसको बोले कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो इससे ना उस घर के ऊपर एक सोशल प्रेशर क्रिएट होगा। अगर कोई एम्प्लॉयर ग्रोस वायलेशन करता है, बहुत ज्यादा शोषण करता है किसी डोमेस्टिक वर्कर का, तो फिर आरडब्ल्यूए ना उस चीज को रिपोर्ट करे लेबर डिपार्टमेंट को और लेबर डिपार्टमेंट फिर एक्शन ले। फिर लेबर डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो सोसाइटीज में जाके कैंप लगा सकते हैं, वर्कर्स को उनके राइट्स के बारे में सूचित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं और इससे प्राइवेसी भी वायलेट नहीं होगी और घरों का दरवाजा भी नहीं खटखटाना पड़ेगा कि कौन शोषण कर रहा है वर्कर का, कौन नहीं कर रहा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं आरडब्ल्यूए मॉडल के साथ साथ ना कुछ और स्टेप लिए जा सकते हैं, जैसे सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलाया जाए, वर्कर्स को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, एक सिंपल स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाना जो आरडब्ल्यूए के लेवल पे इंप्लीमेंट हो। मतलब जब भी कोई एम्प्लॉयर वर्कर को हायर करे ना, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही करे, ये आरडब्ल्यूए सुनिश्चित कर सकता है। मिनिमम वेजेस पे वर्कर्स को हायर करना और एम्प्लॉयर सेस लगाना, जैसे हर एम्प्लॉयर वर्कर की सैलरी से ना एक छोटा सा अमाउंट सेस के तौर पे काट सकता है और इससे उनको सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है वर्कर्स को। सोशल सिक्योरिटी मतलब इंश्योरेंस वगैरह। जर्नी अलाउंस दिया जाए, आने जाने का भत्ता दिया जाए वर्कर्स को। अनरजिस्टर्ड वर्कर्स के ऊपर बैन लगाया जाए, सोसाइटी में रूल बनाया जाए कि कोई भी वर्कर अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो उसे काम पे नहीं रखा जाएगा। तो इससे सारे वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और लेबर डिपार्टमेंट को भी सारा डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा मेडिकल जो एड है वो भी देने का प्रोविजन होना चाहिए। तो ये सारे कुछ अलग स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। अब देखो आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये सब करना पॉसिबल है? क्या हमारे पास में कानून है? तो खुशी की बात देखो ये है कि हाँ, आर्टिकल कहता है नींव ऑलरेडी रखी जा चुकी है इंडिया के नए लेबर कोड्स में। जैसे कि आप सब जानते हैं, सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को मर्ज करके 4 नए कोड्स में कंसोलिडेट कर दिया है। तो उन 4 कोड्स में से ना एक है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑन सोशल
सिक्योरिटी। तो ये कोड ना स्पेसिफिकली कहता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को ना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाएंगे। तो कानूनी फ्रेमवर्क देखो ऑलरेडी मौजूद है, हमें बस उस फ्रेमवर्क के अंदर डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ना स्पेशल रूल्स और मैकेनिज्म बनाने हैं, हमें इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, स्टूडेंट सुसाइड्स से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब भी हमें किसी प्रॉब्लम को समझना हो ना, तो उसके स्केल को समझना जरूरी है। तो आर्टिकल की शुरुआत ना एक झंझोर देने वाले फैक्ट से होती है। इंडिया में ना हर साल 14,000 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है सुसाइड की वजह से। इनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच। सोच के देखो, ये हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड थे। ये वो लोग थे जिन्हें देश का भविष्य बनाना था। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखिए। डेटा कहता है 2023 में 13,892 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, और ये जो नंबर था 2019 से 34.4% ज़्यादा था, और 2013 से ये जो नंबर था ना वो 64.9% ज़्यादा था। यहाँ पर देखो, 2013 में 8,423 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, 2019 में नंबर बढ़ के 10,335 हो गया, और 2023 में नंबर बढ़ के 13,892 हो गया। तो डेटा देखो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग ट्रेंड दिखा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक हुई घटना है, ये धीमा जहर है जो हमारे सिस्टम में धीरे धीरे फैल रहा है। आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है। रिसर्च देखो ये कहती है हर एक सुसाइड के पीछे ना कम से कम 20 अटेम्प्ट्स होते हैं। इसे ना आइसबर्ग फेनोमेनन कह सकते हो। सुसाइड से हुई डेथ तो हमें दिखती है, लेकिन सोच के देखो कितने केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जान बचा ली जाती है लेकिन अटेम्प्ट होता है। समझ रहे हो? मतलब ये नंबर जो हमें दिख रहा है ये सिर्फ टिप इन आइसबर्ग है, लेकिन इसके पीछे एक पहाड़ है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, मेंटल स्ट्रेस का, जो लाखों स्टूडेंट्स हमारे देश में झेल रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात देखो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है। वो ये है कि स्टूडेंट सुसाइड्स का नंबर अब फार्मर सुसाइड से भी आगे निकल गया है। ये हमें बताता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में, हमारे समाज में कहीं ना कहीं देखो कुछ तो गलत हो रहा है। और ये स्टूडेंट सुसाइड सिर्फ पर्सनल ट्रेजेडीज नहीं है, मैं तो बोलूँगा ये नेशनल इमरजेंसी है। समझ गए? लेकिन क्वेश्चन ये उठता है ये स्टूडेंट्स सुसाइड बढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजंस हैं? एक एक करके आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहला रीजन है एकेडमिक प्रेशर का। इमेंस एकेडमिक प्रेशर, ये शायद देखो सबसे आम कारण है। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, एक रैट रेस में दौड़ने का प्रेशर है। हर तरफ कंपटीशन है, सीट्स लिमिटेड है। हम सब ने देखो कोटा फैक्ट्री जैसे शोज देखे हैं या फिर उनके बारे में सुना है, पर उनके पीछे की रियलिटी कितनी भयानक है आप सोच के देखो। कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, इवन यूपीएससी की या फिर नीट जेई की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का प्रेशर कि शर्मा जी के बेटे का तो आईआईटी में हो गया, तुम्हारा क्या होगा। ये प्रेशर देखो किसी भी स्टूडेंट की आइडेंटिटी को ना सिर्फ उसके रैंक्स और मार्क्स तक सीमित कर देता है। और रिसेंट में आपने देखा होगा नीट के एग्जाम में, इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी इरेगुलरिटीज की खबरें आई, तो इससे ना स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्टूडेंट्स को ना सिस्टम से मायूसी हाथ लगती है। तो ये पहली चीज हमने डिस्कस की कि इमेंस एकेडमिक प्रेशर जो स्टूडेंट्स हैं वो फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। फिर दूसरा रीजन राइटर क्या बताते हैं, इसके बाद देखो दूसरा रीजन राइटर के द्वारा बताया जाता है इंस्टीट्यूशनल एपैथी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इंस्टीट्यूशनल एपैथी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इस पॉइंट में ना राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, ये बहुत ना इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा है। जैसे देखो आपको याद होगा रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया था, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी या तेलंगाना यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा डॉक्टर पायल ताड़वी डॉक्टर थी, इन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। तो
तो इन दोनों के सुसाइड के पीछे जो रीजन था वो था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो, ये स्टूडेंट्स या फिर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ना, कई बार वो इंस्टीट्यूशन का दरवाजा खटखटाते हैं कि हमारी मदद कीजिए, बट इंस्टीट्यूशन उनकी मदद करने में ना फेल हो जाता है। तो ये सिस्टम की फेलियर है, समझ गए, ये सिस्टम की फेलियर है। फिर तीसरा रीजन बताया जाता है फाइनेंशियल बैरियर। फाइनेंशियल बैरियर में आप लिखोगे, देखो हमारे देश में ना क्वालिटी एजुकेशन जो है वो महंगी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना एजुकेशन लोन लेकर पढ़ते हैं, उनके ऊपर देखो कांस्टेंट प्रेशर होता है एक अच्छी जॉब पाने का, ताकि वो लोन चुका सकें और अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। लेकिन जब इकोनॉमी स्लो डाउन करती है, जब जॉब नहीं मिलती, तो ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है उनके मेंटल स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है। तो ये तीसरा रीजन है। पहला रीजन क्या बताया? पहला रीजन था एकेडमिक प्रेशर। दूसरा रीजन क्या बताया? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता, कई बार कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। तीसरा रीजन फाइनेंशियल स्ट्रेस जो मेंटल स्ट्रेस में बदल जाता है। और सबसे लास्ट में है मेंटल स्ट्रेस का नेग्लेक्ट। मेंटल स्ट्रेस का नेग्लेक्ट देखो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे समाज में ना, आज भी मेंटल हेल्थ पर ना बात करना एक टैबू है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है ना कि वो डिप्रेस्ड है, तो ना उसे बोल दिया जाता है अरे यार डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता, तुम ड्रामा क्वीन हो, तुम कमजोर हो, इस प्रकार से उसको बोल दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज में ट्रेंड काउंसलर्स की आज भी कमी है। WHO के मुताबिक इंडिया में 1 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 0.75 साइकियाट्रिस्ट हैं, जबकि रिकमेंडेशन ये कहती है WHO की कि 1 लाख लोगों के पीछे 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए। तो ये जो इतना बड़ा गैप है ये हमारी लापरवाही को दिखाता है, और इसी की वजह से फिर जो स्टूडेंट सुसाइड हैं वो बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने, कोर्ट्स ने कुछ किया नहीं है। ये देखो, एक अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था मार्च में ही ना, सुप्रीम कोर्ट ने अमित कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ना एक अहम डायरेक्शन दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था जो भी सस्पेक्टेड सुसाइड का केस सामने आए ना, उस पर आप एक FIR रजिस्टर करो और जांच करो। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि हर एक केस की आगे जांच हो सके कि सुसाइड आखिरकार हुआ क्यों है, तो इससे हमें रीजंस का पता लगेगा। इसके अलावा इसी केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स फॉर स्टूडेंट वेलबींग एंड सुसाइड प्रिवेंशन बनवाई है। इसे जस्टिस रिटायर्ड S रविंदर भट्ट लीड कर रहे हैं। इस टास्क फोर्स का काम क्या है? सभी स्टेक होल्डर्स जैसे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करना और प्रॉब्लम को समझना और सॉल्यूशन देना। ये देखो पहली बार है कि इतने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर इस इशू को देखा जा रहा है। तो इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई है, उस वेबसाइट पे सर्वेस चल रहे हैं ताकि ग्रास रूट लेवल पे डेटा कलेक्ट किया जा सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया है। सरकार ने भी देखो कुछ कानून तो बनाए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला कानून है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसका देखो सेक्शन 115 जो है बहुत क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि इसी सेक्शन 115 में बोला गया है कि सुसाइड का अटेम्प्ट या फिर सुसाइड करना अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। पहले तो क्या होता था, किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। लेकिन इसी एक्ट में प्रोविजन किया गया कि वो विक्टिम है, वो क्रिमिनल नहीं है जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है, उनको केयर की आवश्यकता है। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के सेक्शन 115 ने ना सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। फिर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ना नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी 2021 भी लेके आई। इसका टारगेट है 2030 आते आते सुसाइड मोर्टेलिटी को ना 10% तक कम करना। ये मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन पे जोर दे रहा है कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके जो सुसाइड्स की वजह से मोर्टेलिटी है उसे कम किया जाएगा। तो ये सारी बातें बोल के राइटर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। कानून है लेकिन फिर भी सुसाइड्स हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन गैप है। कागजों पर पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं बट जमीन पर उनका असर नहीं दिख रहा है। कुछ भी हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस लापरवाह हैं, ध्यान नहीं देते, उदासीन है, संस्थाएं चीजों को इग्नोर कर देती हैं,
तो इसकी सबसे बड़ी वजह है सुसाइड्स आज भी हो रहे हैं। जब तक देखो हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा सुसाइड्स को रोकना, तब तक हम बहुमूल्य जो जाने हैं वो खोते रहेंगे। तो राइटर कुछ लास्ट में सजेशंस देते हैं। सबसे पहले ना हमें इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करनी होगी। हर एजुकेशनल जो संस्थान है ना, हर एजुकेशन संस्थान में एक वेलबींग सेंटर मैंडेटरी होना चाहिए, जहां पे ट्रेन्ड काउंसलर्स मौजूद रहें, और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि फंक्शनल होना चाहिए। जैसे आईआईटी मद्रास का ना एक प्रोग्राम है, मित्र प्रोग्राम है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, जहां स्टूडेंट वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाता है। फिर फैकल्टी को सेंसिटाइज करना जरूरी है, संवेदनशील बनाना जरूरी है कि वो स्टूडेंट्स के डिस्ट्रेस साइन को पहचाने और स्टूडेंट्स के साथ में ना एम्पैथी से बात करें, मतलब फीलिंग्स रखें, ऐसा नहीं कि उनकी प्रॉब्लम को ऐसे हवा में उड़ा दें। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल होते हैं ना, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करते हैं, पकड़ते हैं, वो सिर्फ कागज में ना हो बल्कि एक्शन ओरिएंटेड उनको बनाना होगा, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल्स को। तो ये तो बात हुई कि संस्थान लेवल पे क्या चेंज आने चाहिए। अब देखो एकेडमिक रिफॉर्म्स भी आने चाहिए। जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ। फोकस सिर्फ रट्टा मारने पे नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। इवैल्यूएशन सिस्टम को भी आप रिफॉर्म करो, ताकि एक एग्जाम किसी स्टूडेंट की जिंदगी ना डिसाइड करे। सोसाइटल लेवल पे क्या चेंज आना चाहिए, मेंटल हेल्थ से जो आज के समय में स्टिग्मा जुड़ा है ना, वो स्टिग्मा हटना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, तो उसको संवेदनशीलता के साथ में हैंडल किया जाए। और पेरेंट्स को अपने बच्चे से ना कितने मार्क्स आए, इससे अच्छा ये पूछना चाहिए तुम कैसे हो। सक्सेस की डेफिनेशन है वो बदलनी चाहिए। जिंदगी में मार्क्स और सैलरी से बढ़कर भी बहुत कुछ है। सबसे लास्ट में यूथ का क्या रोल है। देखो आप लोग, मैं, हमारे आस पड़ोस जितने भी टीचर स्टूडेंट हैं, वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अपने दोस्तों से बात करें, उनकी सुने, एक नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट करें जिसमें कोई स्टूडेंट अपनी परेशानी को दूसरे के साथ में शेयर कर सके, बिना ये सोचे कि मुझे जज किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त अकेलेपन से या फिर डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो उसकी मदद करें, उसकी बात सुने, उसके मन में क्या चल रहा है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो उसको प्रोफेशनल हेल्प के लिए एनकरेज करें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। कुल मिला के देखो, हर स्टूडेंट जो हम खोते हैं ना, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सपना है, एक कहानी है, एक पूरा परिवार है जो टूट जाता है। तो इस समस्या का समाधान किसी एक व्यक्ति या एक मिनिस्ट्री के पास नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबको, सरकार, जितने भी एजुकेशनल संस्थान है, समाज है, परिवार है, दोस्त है, सबको मिलकर काम करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से, कल तो संडे है, मंडे को मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।